एवरीवन, वेलकम टू वीजे कोचिंग। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो आई होप आपको ये इरिगेशन का मतलब पता होगा। इरिगेशन का मतलब होता है द प्रोवाइडिंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज नोन एज व्हाट इरिगेशन। और हमने शायद लास्ट डे बहुत तरीके पढ़े थे किस तरह से इरिगेशन के लिए वाटर पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप के लिए वो कैसे जाएगा, ये सारी चीज हम लोग जान गए। लेकिन आज हमें जानना है मेथड्स की कैसे पहुंचेगा। आज तक तो हम लोग जान रहे थे जो सोर्सेज हम लोग लास्ट टाइम हमने सोर्सेज पढ़ा, और आज हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। डोंट वरी फॉर दैट, वी आर ओवर हियर, जस्ट कीप फेथ ऑन अस एंड जस्ट वॉच द फुल वीडियो। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है, मेथड ऑफ इरिगेशन में सबसे अहम इरिगेशन है आपका वे ऑफ इरिगेशन है सरफेस इरिगेशन। व्हाट इज सरफेस इरिगेशन? जब कभी भी वाटर की जरूरत, अगर मान लेते कि मिट्टी का जो सरफेस है यहां पर जब आप पानी की यूज कर रहे हो या फिर पानी को यहां पर छोड़ दे रहे हो और इसके माध्यम से क्रॉप्स जो है वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट सरफेस इरिगेशन। हमने यहां पर लिख के रखा है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द मोड ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज अलाउड टू रन ओवर द फील्ड। एक इस तरह का मोड ऑफ इरिगेशन जिसमें वाटर आसानी से फील्ड के ऊपर रन करे, फिर अ मोड ऑफ इरिगेशन जहां पर सरफेस के ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी हो। तो इस टाइप ऑफ इरिगेशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के यहां पर 4 टाइप आपको जानने हैं, जिसमें पहला आता है फरो इरिगेशन, दूसरा बेसिन इरिगेशन, तीसरा ड्रिप इरिगेशन, चौथा स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फरो इरिगेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फरो। तो गाइज मैं आपको बता दूं, हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कि जब कभी भी फील्ड को किसान के लायक बनाना है या फिर खेती के लायक बनाना है, क्रॉप के लायक बनाना है, तो पहले आपको एक स्टेप जानना पड़ेगा, दैट इज व्हाट प्लगिंग। प्लगिंग होने के बाद आपको करना पड़ेगा लेवलिंग, और लेवलिंग के बाद आपको करना पड़ेगा मैन्योरिंग। तो मैं एक बात बता दूं, जब भी हम लोग प्लगिंग कर रहे थे तो व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली, प्लगिंग करने के वक्त मिट्टी के कुछ पोर्शन ऊपर हो जाते थे, कुछ पोर्शन नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो अल्टीमेटली व्हेन वी गॉट टू वाच दैट, तो पूरा का पूरा फील्ड कुछ इस तरह से दिखता था। तो जो नैरो पोर्शन है इसे क्या कहा जाता था, फरो। और मैं आपको बता दूं, फरो का मतलब ही होता है नैरो टिप। ओके, और जो ये डाउन वाला पोर्शन आप देख रहे हो इसे कहा जाता है रिजेज। क्या कहा जाता है, रिजेज। तो ऊपर वाला पोर्शन फरो, नीचे वाला पोर्शन क्या, रिजेज। और ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग कोई भी सीड को या पौधे को लगाएंगे कहाँ, तो हमें सीड या पौधे को यहां लगाना है, टिप ऑफ द फरो पे। तो मान लेते हैं कि पौधा जो है वो उगना चालू हो गया। अब बातें गाइस क्या होती है, हमें पानी कहाँ डालना है, तो पानी हमें रिजेज में भर देना है। अब ये रिजेस वाला एरिया में अगर पानी पूरा का पूरा भर जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि जब इस सीड को जरूरत पड़ेगी वाटर की, तो ये कहां से अब्सॉर्ब करेगा, तो ये इस वाले रिजेस पोर्शन से अब्सॉर्ब करेगा। ये प्लांट का रूट भी रिजेस वाले पोर्शन से अब्सॉर्ब करेगा, और अ कंप्लीट अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट अवेलेबल टू द प्लांट बाय दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फरो इरिगेशन। और मैं एक बात बता दूं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिन इरिगेशन। तो बेसिन इरिगेशन में ज्यादा कुछ नहीं, ये सेम ही रहता है, लेकिन बेसिन जब भी इरिगेट होगा तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का फरो इरिगेशन हो रहा है। ओके, और वहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा कम थी, तो हमने क्या करा, यहां पर चारों तरफ बाउंड्री डाल दी, इधर भी बाउंड्री डाल दी और इधर भी बाउंड्री डाल दिए। और बाउंड्री डालने के बाद ये जो रिजेस वाला रीजन है, दिस इज द रिजेस रीजन। जो गैप रीजन है गाइस, मैं बता दूं वो रिजेस है, और जो लाइन आप देख पा रहे हो दैट इज फरो रीजन। जो गैप है गाइज वो है रिजेज, और जो लाइन आप देख पा रहे हो वो फरो वाला पोर्शन है। तो ये रिजेज वाली रीजन में हमने क्या किया, पूरा का पूरा वाटर को फिल कर दिया। अब ये वाटर को फिल कर देने के बाद जितना भी रिक्वायरमेंट रहेगा एक काइंड ऑफ क्रॉप को वहां से अब्सॉर्ब करते चला जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे दूं, राइस जो है इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉप जिसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ठीक है, एंड ड्यू टू द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसके लिए हमेशा कौन सा इरिगेशन जरूरी है, तो बेसिन इरिगेशन इसे सूट करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम पानी से पूरा भर देते हैं, और भरने के बाद दोनों तरफ बाउंड्रीज लगा देते हैं, जिसके कारण हमेशा उसमें पानी भरा हो रहता है थ्रू आउट द सीजन, और वो आसानी से वाटर को अब्सॉर्ब कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द रिजेज। आई होप ये क्लियर आउट हुआ होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन को हम लोग समझेंगे, लेकिन इसको समझने के पहले हम बता दें कि ड्रिप इरिगेशन क्यों आया। मैं एक बात बता दूं, जब ये सरफेस इरिगेशन हो रहा था तो आप देख रहे थे कि लॉट अमाउंट ऑफ वाटर यहां पर यूज किया जा रहा था।
यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सब जगह यूज किया जा रहा था। इट कैन ऑल्सो हैपन दैट कि कोई एरिया में वाटर की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो एरिया फिल्ड है विद वाटर। तो ये फील्ड है अगर विथ वाटर, तो यहाँ पर वाटर की वेस्टेज हो रही है। तो वाटर की वेस्टेज कैसे हो रही है? ड्यू टू एवापोरेशन। बहुत अमाउंट ऑफ वाटर एवापोरेट होता होगा। और एवापोरेशन का मतलब आपको पता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द एटमोस्फेयर इज नोन एज व्हाट? एवापोरेशन। अब वो क्यों होगा? जब ये खुले मैदान में रहेगा और सनलाइट एग्जैक्टली नॉर्मली इसके ऊपर स्लैंटिंग वे में गिरेगा तो आसानी से वो एवापोरेट करते चला जाएगा, इजंट इट? अब दूसरा जो हमारा इशू है वो है परकोलेशन। ये परकोलेशन क्या होता है? तो गाइज मैं बता दूं, परकोलेशन इज अ टर्म। इसमें क्या होगा? परकोलेशन मींस व्हाट? कि जब कभी भी आप वाटर को रख रहे हो एक सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर मान लेते रख देते हैं, और हो सकता है कि सरफेस के नीचे बड़ा बड़ा छोटा छोटा या फिर कुछ भी एक अमाउंट ऑफ पत्थर होगा। जैसे मैं एक सीधी सी एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? आपने यहाँ पर पानी को क्या किया? डाला। तो यहाँ पर आपने पानी तो जरूर डाला, लेकिन ये पत्थर के अवेलेबिलिटी के कारण वो पत्थर पानी को सोख नहीं पाया, और अल्टीमेटली वाटर जो है इन गैप्स के थ्रू कहाँ चला गया? तो अंडरग्राउंड में चला गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? वाटर को जहां जरूरत था वहां पर तो वाटर रहा ही नहीं, बल्कि वाटर कहां चला गया? अंडरग्राउंड में। तो ये तो यूज आया नहीं। तो ड्रिप इरिगेशन समझने के लिए जस्ट वॉच दिस वीडियो विच आई एम गोइंग टू शो यू ऑन दिस बोर्ड। इसमें होता क्या है? ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, एक ट्यूब्स को यूज किया जाता है, एक पतले से ट्यूब को फिक्स किया जाता है अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, और जहां जहां भी क्रॉप्स प्रेजेंट हैं, फिर प्लांट्स प्रेजेंट हैं, उन ट्यूब्स में वहां पर एक छोटे छोटे माइनर पोर्स कर दिए जाते हैं, और उन पोर्स से ड्रॉप के लाइक वाटर गिरते चली जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन, जो कि बेसिकली बहुत जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे वाटर की वेस्टेज भी कम होती है और जो रिक्वायरमेंट है एक पौधे की वो भी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है? स्प्रिंकलर का मतलब सीधी सी बात है, आप देखे होंगे घर में आप नॉर्मल सा शावर लगा देते हो। इट ऑल्सो मेक्स द वाटर फॉल लाइक अ स्प्रिंकल, ठीक है, एकदम फुहारा टाइप। तो ये फुहारे को हम कहते हैं स्प्रिंकलर। ये बहुत मैक्सिमम यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो कि एक स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया गया है। किस तरह से स्प्रिंकलर वाटर को फुहारे की तरह अनइवनली प्लेस में भी पहुंचा दे रहा है। इससे सबसे लेस वाटर वेस्ट भी होता है और साथ साथ में बहुत ही पॉजिटिव टाइप ऑफ इरिगेशन। सो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप क्रॉप उगा तो लेते हो इतने सोर्सेज, इतने मेहनत के बाद, इतना मेथड्स के बाद, लेकिन एक बहुत जो अहम हिस्सा बच जाता है हमारा उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। क्रॉप की प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है गाइस? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इतना मेहनत जो किए हो, ये जो आप इतना दिन तक का जो फल उगाए हो, ये मीठा होने का वक्त आ गया और पैसे खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ चीज़ें से आपको इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे में आपका पहला आता है वीड्स, दूसरा आ जाता है डिजीज़, तीसरा आ जाता है पेस्ट्स। तो पहले हम बात करेंगे वीड्स की। तो वीड्स है क्या? तो बोला जाता है कि अनवांटेड प्लांट which grows along with the crops. Unwanted plants which grows along with the crops are known as what? Weeds. अब ये जो अनवांटेड प्लांट है, जैसे मान लो कि हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, वहाँ पर कोई और एक अनवांटेड प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो है उग गए, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका कोई रोल प्ले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ना ही वो कोई तरह का फ़ायदा हमें पहुँचा सकते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, वो क्या करेगा? जो अमाउंट ऑफ वाटर ये हमारा शुगर केन का खेती लेने वाला था वो लेगा, जो अमाउंट ऑफ सनलाइट वो था वो ये लेगा, जो अमाउंट ऑफ मिनरल्स था वो ये लेगा। अल्टीमेटली क्या कर रहा है? वो यहाँ पर compete करना चालू कर देता है। कई कबार क्या होता है कि जो वीड्स हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और जो एक्चुअल क्रॉप है उनके रूट्स तक के पॉइजन को फैला देते हैं, और इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर इट। तो इसे करना क्या है? हमें इस वीड्स को हमें उखाड़ फेंकना है। तो इसको फेंकने के लिए क्या, आप छोटा सा बेलचा का इस्तेमाल कर सकते हो और उन्हें हटाना पड़ता है, या फिर आप उसे हैंड पिक्ड भी करके हटा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो वीड्स को हटाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स। आई होप आपका क्लियर आउट हुआ होगा। वीड्स के कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें एक आता है ऑक्सैलिस और एक आता है केनोपोडियम। हम इसे बथुआ का साग भी कहते हैं, केनोपोडियम इन हिंदी, बथुआ। ओके, सो गाइज, इनको रिमूव करना है, हटाना है, ताकि हमारे एक्चुअल पौधे को कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छे से क्रॉप ग्रो कर सके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, हमारा दूसरा इशू जो पेस्ट वाली बात आती है, तो पेस्ट का मतलब क्या होता है? गाइज मैं एक बात बता दूं, पेस्ट कैन बी
any animal or insects which damages the crop. आई होप समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बोला कि पेस्ट वो कोई भी एनिमल हो सकता है या कोई भी तरह के इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। इसमें एक बात बता दूं मैं, बहुत अच्छा एक आता है जैसे कि रैट इज ऑल्सो अ पेस्ट। इंसेक्ट के तौर पे आप ग्रास हॉपर भी ले सकते हो, ये भी एक पेस्ट है, ठीक है। लेकिन रैट्स अलग से रॉडेंट्स में भी आता है। और मैं एक बात बता दूं कि रैट्स को किल करने वाले, मतलब रॉडेंट्स को किल करने वाले केमिकल्स को रोडेंटिसाइड्स भी कहे जाते हैं। गाइस अब जहां भी साइड्स वाला इस्तेमाल होगा वर्ड, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अब एक वर्ड आने वाला है सब जगह एक साइड वाला टर्म आएगा। जहां भी ये साइड वाला टर्म आ जाएगा डायरेक्टली जस्ट थिंक दैट साइड्स मीन्स व्हाट, किलिंग। ओके, साइड्स का मतलब क्या होगा, किलिंग। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा क्या, तो हमने क्या जाना कि जो पेस्ट में आपका मान लेते हैं रैट आ रहा था, बर्ड आ रहा था, इंसेक्ट आ रहा था, तो ये हार्म कैसे पहुंचाते हैं। पहले तो बर्ड तो है वो काफ़ी ज़्यादा वो खाना चूगता है और भाग जाता है, उड़ जाता है। रैट जो वो क्या करते हैं, पहला तो ये सारे के सारे धान को खा लेंगे, मतलब जितने भी क्रॉप्स उनको खा लेंगे। खाने के बाद वो वहीं पर एक्सक्रीट कर देंगे। तो खाने के बाद जो उन्होंने जो एक्सक्रीट करा है वो एक्सक्रीटेड वेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे क्रॉप के साथ मिक्सअप हो जाता है, या फिर जो रिमेन्ड सीड्स हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाता है एंड इट एक्ट एज अ वेस्ट मटेरियल, या फिर खराब भी हो जाता है, उसे हम खा नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब बर्ड की बात हुई, आई होप समझ में आओगे, ये खाकर उड़ जाते हैं या फिर कभी घोंसला बना लेते हैं और उनके बच्चे वहाँ पर चूगते हैं, खाना खाते हैं और पूरे पौधे को ये हार्म नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन जब इंसेक्ट की बात आती है, ये पूरे के पूरे पौधे को ही खा जाते हैं, चाहे वो लीफ हो या वो स्टेम हो या वो फ्रूट हो या वो कुछ भी हो या उसका रूट हो, ये जितने सारे पोर्शन हैं, इवन फ्लावर्स टू, सारे के सारे चीज़ों को ये खा लेते हैं। और साथ साथ में इंसेक्ट सिर्फ खाते नहीं हैं, इवन कई मरतबा ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो उन पे बीमारियां भी फैलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं बीमारी फैलाने के लिए, शायद वो कहीं और की बीमारी यहाँ लेके आए और पूरा का पूरा क्रॉप खराब हो जाता है। तो पहले तो हमें ये समझ में आया कि इंसेक्ट्स के द्वारा लीफ, स्टेम, फ्रूट, रूट, फ्लावर सारे को सारी चीज़ों को खा लेते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको किल करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो हमने आपको बताया कि रैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रॉडेंट, और रॉडेंट को किल करने के लिए क्या होगा, रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब जब बात आती है यहाँ पर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, तो ऑब्वियस बात है जो इंसेक्ट को किल करना है या फिर इंसेक्ट के एग को किल करना है या फिर लार्वा को किल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग तरह का केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं बता दूं, ये तीनों किसके कैटेगरी में आ रहे थे, पेस्ट के कैटेगरी में, है ना। ये तीनों पेस्ट के कैटेगरी में आ रहे थे। तो ऑब्वियस बात है, अगर पेस्ट्स को किल करना है तो कौन से चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स। तो ऑब्वियस बात होगी कि पेस्टिसाइड्स के अंदर ये रोडेंटिसाइड भी आएगा, इंसेक्टिसाइड भी आएगा। आई होप ये क्लियर आउट हो रहा होगा। आई होप कि अब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, इन सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी, इजंट इट। और लास्ट में एक होता है क्या, फंगस। मैं एक बात बता दूं, ये जो फंगस है ये सरवाइव कैसे करता है। तो फंगस को ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा फूड विथ मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ भी फूड है और अगर वहाँ गलती से मॉइस्चर कंटेंट हो गया, व्हाट इज मॉइस्चर, व्हाट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज व्हाट, मॉइस्चर। तो अगर फूड के ऊपर मॉइस्चर लग गया तो वहाँ पर ऑब्वियस सा बात है कि वहाँ पर उनको आना है, दैट इज व्हाट, फंगस। तो फंगस को किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फंगस को किल करने वाले क्या कहलाएंगे, फंगीसाइड्स, ठीक है। अब ये रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल कैसे होता है, तो रोडेंटिसाइड्स को ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ अलग तरह के पॉइजन पाए जाते हैं
जिनको आप फूड के साथ मिक्सअप कर दो। घर में भी देखे होंगे आपके घर में मम्मी या पापा कोई भी लाते होंगे दवाई, और चूहों को मारने वाली दवाई। हम क्या करते हैं, बिस्किट्स को या रोटी को उस दवाई के साथ मिक्सअप करते हैं, गोला बनाते हैं और कहीं कॉर्नर पे रख देते हैं। चूहा आता है, उसे खाता है और वहीं पर मर जाता है। इससे ना तो हमें क्रॉप्स को काटने की ज़रूरत पड़ती है, ना तो अलग से कोई भी अभियान चलाने की ज़रूरत पड़ती है, ना तो ऐसे तरह के इंसेक्टिसाइड्स को छींटने पड़ते हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करे, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपली काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। लेकिन ये क्रॉप्स के ऊपर जितने सारे इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को छींटे जा रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है ह्यूमन बींग्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे ये पेस्टिसाइड्स हो, इन सारी चीज़ों को जब छींटा जाता है तो कई मरतबा ये होता है कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं कभी भी आप धो भी लो तो ये ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये प्लांट के रूट्स के थ्रू उसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, हम उन्हीं प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं या फूड होते हैं उनको खाते हैं और ये हम तक पहुंच जाता है, और इट ऑल्सो काउजेज कैंसर इन अ लॉन्ग रन। तो अल्टीमेटली इस बात को हमें ध्यान भी रखना है कि एट अ टाइम इन द फ्यूचर वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट कि जितना हो सके हम लोग कम पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ों और कम फर्टिलाइजर्स वाली चीज़ों को खाया करें, ताकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ताकि हम हमेशा हेल्दी और फिट रहें। सो गाइज, ये जानने के बाद इसके बाद जो अहम टॉपिक है हमारा वो ये है कि हमने पूरे की पूरी खेती कर ली, उसके बाद उसको मेथड्स के तरीके से खेती किया, हमने सोर्स ऑफ इरिगेशन जाना, मेथड्स ऑफ इरिगेशन जाना, फिर उसको किस तरह से प्रोटेक्शन रखना है वो जाना। अब बात ये है कि अब धान उगने के बाद इसे काटना कैसे है और उसके बाद उसे स्टोर कैसे करना है। तो मैं एक बात बता दूं, हार्वेस्टिंग उसके बाद स्टोरेज ये बहुत नेसेसरी होता है। लेकिन हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द क्रॉप्स इज नोन एज व्हाट? हार्वेस्टिंग। देखिए यहाँ पर हमने लिख के रखा है द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। लेकिन हार्वेस्टिंग के भी प्रोसेसेस होते हैं। ये आप कट कर देते हो बहुत अच्छा, लेकिन कट करने के लिए भी अलग मशीनरीज की ज़रूरत है, और उसके बाद भी बहुत तरह के प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस हमें पढ़ना है। पहला हार्वेस्ट, दूसरा थ्रेशिंग, तीसरा विनोइंग। तो हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी धान उग चुके हैं उन्हें एकदम जड़ से काटना। ये मैनुअली भी कटता है, एक छोटे से, जैसे हम कहते हैं, ये एक इस तरह का कोई कंटेंट रहता है किसान के पास, ये इसके मदद से क्या करते हैं कि पूरा का पूरा खेत काट देते हैं। दूसरा, पूरा का पूरा फील्ड को या क्रॉप को वो पूरा कट करके जड़ से हटा देते हैं। दूसरी जो बात आती है कि ये मशीन्स के थ्रू भी होता है, और उन मशीन्स को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर। वो पूरे के पूरे क्रॉप को कट करके गैदर कर लेते हैं। दूसरा, हार्वेस्ट होने के बाद हमारा है दूसरा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? तो गाइस, थ्रेशिंग ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि बस यही कि जो धान में, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा बेसिक सी बात रखते हैं कि ये हमारा राइस का जो पूरा का पूरा प्लांट है, लेकिन राइस प्लांट में यही ना होगा कि छोटे छोटे पौधे में छोटा छोटा जगह पे ही आपका क्या होगा? राइस कंटेंट होगा। जस्ट इमेजिन दैट दिस पोर्शन इज द राइस वन। लेकिन हमें पूरे की तो ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं, बस इसे पूरे के पूरे बंडल को उठाया जाता है और इसे पटका जाता है एक हार्ड सरफेस के ऊपर। जैसे ये पटके जाते हैं तो चूंकि वो सूख रहे होते हैं या फिर सूख जाते हैं, तो सूखने के कारण पटकने पे ये जो आपका राइस कंटेंट है वो अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मशीन्स के द्वारा भी होता है और ये मैनुअली भी हो सकता है। तीसरा जो हमारा पोर्शन है वो है क्या? विनोइंग। तो विनोइंग का मतलब क्या होता है? फटकना। नॉट पटकना, इट्स फटकना। पटक आप चुके हो और फटकना है। जैसे घर में आप देख लो, मम्मी कभी देखेंगे सूप का इस्तेमाल करके मम्मी दाल को क्या है, इस तरह से फटकती हैं। उससे क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर गिर जाता है, जो यूजेबल मटेरियल है वो रह जाता है। इसका और एक अच्छा तरीका क्या है? एक अच्छे हाइट से, जैसे मान लेते हैं एक अच्छे हाइट से क्या किया जाता है? पूरा धान को रख लिया जाता है और उसे इस तरह से गिराया जाता है। गिराने पे क्या होता है, चूंकि जो धान है या फिर जो मान लेते हैं राइस, उसका तो वेट है वो नीचे रह जाएगा, और जो हल्का मटेरियल है वो हवा के माध्यम से उड़ के चला जाएगा या फिर हट जाएगा। इससे ये क्या हो जाते हैं? दोनों चीज़ अलग हो जाते हैं। तो आई होप आपको हार्वेस्ट का मतलब पता चला होगा, थ्रेशिंग का मतलब पता चला होगा, और विनोइंग का भी मतलब पता चल गया होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम लोग स्टोरेज समझेंगे कि स्टोरेज क्या करता है। तो गाइस, स्टोरेज का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, वी ऑल नो स्टोरेज हैज़ केम फ्रॉम द टर्म स्टोर। तो बातें आती कि सर स्टोर हम क्या चीज़ को कर सकते हैं? तो अब ऐसा बात है, जो पल्सेज हो गया, सीरियल्स हो गया, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा दिन तक स्टोर की जा सकती है कंपेयर टू द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जल्दी स्पॉइल कर जाते हैं एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पॉइलर्स। लेकिन उन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, चूँकि ये थोड़ा सा हार्ड एंड टफ कंटेंट होते हैं और ये जल्दी सड़ते नहीं हैं।
तो हम पहले इन्हें क्या करते हैं, पहले तो इन्हें कंप्लीटली हम धूप में सुखा देते हैं सनलाइट में जैसे ही पूरा का पूरा चीज़ ये ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राई होने के बाद हम इन्हें एक मेटल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं ताकि कोई तरह का मॉइस्चर यहाँ तक ना पहुँच पाए। और यहाँ पर मॉइस्चर ना पहुँचे, और मॉइस्चर ना पहुँचने के कारण ना कोई फंगस पकड़े, तो हम यहाँ पर फ्यूमिगेशन करते हैं। व्हाट इज फ्यूमिगेशन? तो फ्यूमिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक धुएं के तौर पे केमिकल्स जो हैं धुएं के तौर पे निकलता है एक मशीन के थ्रू, और उस धुएं के कारण क्या होता है कि जितने भी पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, सारे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और पूरा का पूरा जो एरिया वो क्लीन हो जाता है। आपके घर में भी जब मच्छर ज़्यादा हो जाता है तो आप देखते होंगे कि नगर पालिका की तरफ से या फिर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक एकदम आवाज़ करता हुआ कोई कंटेंट आता है और पूरे घर में आपका धुआं भर देता है। दैट इज़ नथिंग दैट्स जस्ट अ फ्यूमिगेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसे हम कहते हैं फ्यूमिगेशन। कभी कतार क्या होता है, जो क्रॉप्स हमें रखने हैं तो हम उस क्रॉप्स को बड़े बड़े जगह में रखते हैं जिसे हम कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं। गाइज मैं एक बात बता दूं, बड़े बड़े शहरों में या फिर बड़े बड़े कंट्रीज़ में इसे बहुत बड़ा प्रिपेयर करके गवर्नमेंट उसमें खाने को स्टोर रखते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि कभी कभी जैसे गवर्नमेंट क्या होता है, फूड को स्टोर रखता है क्यों? ताकि जब कभी भी कोई बाढ़ आए या फिर कोई आपदा आए या फिर अर्थक्वेक आए जिसमें बहुत सारे किसान खेती ना कर पाते हों, तब उन स्टॉक्स को निकाल कर गरीबों में या फिर जो रीयूजेबल या फिर जिन्हें रिक्वायर्ड है उन्हें बांटने के स्टॉक्स को हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। एक बफर स्टॉक, बफर स्टॉक वो स्टॉक है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टोर किया हुआ स्टॉक है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड को पहले से स्टोर रखते हैं, और जब कभी भी एक ऐसा नेचुरल कैलामिटी आता है उनके कंट्रीज़ पे, तो वो उन रिक्वायर्ड पर्सन को वो स्टॉक से सारे ग्रेन्स को निकाल कर बांटते हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्टॉक विच हैज़ बीन रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज व्हाट? बफर स्टॉक। और गाइस थोड़ा सा कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी जानते हैं। कोल्ड स्टोरेज क्या करता है? कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हम टेम्परेचर 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं, ताकि कोई भी फूड पर कोई तरह का फंगस ना आकर लग पाए। और हमें ह्यूमिडिटी का भी कंट्रोल रखना पड़ता है। और अगर ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा तभी भी फूड डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा अगर हाई हो जाएगा तभी भी फूड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए हम फूड को पहले पैकेट्स में रखते हैं, और पैकेट्स में रखने के बाद उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि कोई भी फूड डिस्ट्रॉय ना हो। आई होप आपका ये पूरा क्लियर आउट हुआ होगा। जहाँ भी कोई इश्यूज हो, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशन। एंड जुड़े रहें और हमसे हमेशा, तो हमसे आप जुड़े रहें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और पूरे के पूरे चैनल को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे दोस्त भी हम तक पहुंच सके और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच क्लास, एंड डोंट वरी, वी आर ओवर हियर जस्ट टू बी विथ यू एंड टू सपोर्ट यू, ठीक है। सो डरना नहीं है एंड हमारे साथ जुड़े रहना है।